नमस्ते और स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं संभावनाओं की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में। और हम देखेंगे कि ये हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक नई जानकारी मिलने पर खेल पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक किंग निकालने की क्या संभावना होगी? सोचिए, 4 किंग होते हैं, टोटल 52 पत्ते। तो सीधी सी बात है, 4/52 मतलब 1/13। आसान है ना? बिल्कुल सिंपल। और बस यहीं से चीजें मजेदार हो जाती हैं। हमने एक शर्त रख दी, एक नई जानकारी जोड़ दी। अब हम पूरी गड्डी को नहीं देख रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फेस कार्ड्स पर है। तो क्या इससे किंग निकालने की संभावना पर कोई असर पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा। ये जो नई जानकारी है ना, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सशर्त प्रायिकता की नींव है। मतलब सारा खेल इसी बात का है कि जब हमें पहले से कुछ पता हो, तब हम संभावनाओं को कैसे आंकते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है। इसे ऐसे समझें कि हम संभावनाओं के पूरे ब्रह्मांड को छोटा कर रहे हैं। हम अब सिर्फ उस हिस्से पे फोकस कर रहे हैं जहां हमारी शर्त यानी हमारी घटना बी पहले से ही सच हो चुकी है। इससे तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है जो देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है नहीं। P ऑफ A गिवन B का मतलब बस इतना है, A के होने की प्रोबेबिलिटी अगर B पहले ही हो चुका हो। और इसे निकालने का तरीका भी सिंपल है। A और B दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसे B के अकेले होने की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, बस। चलिए वापस अपनी पहली पहेली पर चलते हैं और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले फेस कार्ड आने की संभावना क्या है? वो है 52 में से 12। ठीक है, फिर एक पत्ते के किंग और फेस कार्ड दोनों होने की संभावना क्या है? वो है 52 में से 4, क्योंकि सारे किंग फेस कार्ड ही होते हैं। अब बस एक को दूसरे से भाग देना है। और नतीजा सामने है, 1/3। देखा, ये कितना बड़ा बदलाव है। बिना किसी जानकारी के संभावना थी सिर्फ 1/13, लेकिन जैसे ही हमें यह पता चला कि पत्ता एक फेस कार्ड है, संभावना उछलकर 1/3 हो गई। यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ताकत। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब घटनाएं एक के बाद एक होती हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे मदद करती है। यह सिर्फ एक अकेली घटना के बारे में नहीं है, बल्कि घटनाओं की पूरी चेन के बारे में है। इसके लिए एक टूल है जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ही निकला है, और यह उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां एक घटना का नतीजा अगली घटना की संभावनाओं को पूरी तरह बदल देता है। चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। अब हम बिना वापस रखे एक के बाद एक 2 गेंदें निकालते हैं। तो पहली गेंद के लाल होने की संभावना क्या होगी? 8 में से 5, सीधा है। लेकिन अब दूसरी गेंद निकालने से पहले बैग में सिर्फ 7 गेंदें बची हैं और उनमें से लाल सिर्फ 4 हैं। तो दूसरी गेंद के भी लाल होने की सशर्त प्रायिकता अब 4/7 है। और जब हम इन दोनों प्रायिकताओं को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 5/14। तो लगातार 2 लाल गेंदें निकालने की संभावना 5/14 है। देखा आपने, हर एक कदम पिछले कदम पर कैसे निर्भर था। अच्छा, अभी तक हमने उन घटनाओं की बात की जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, कभी-कभी घटनाओं का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होता। इन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटनाएं। तो यहां एक सीधी सीधी तुलना है। डिपेंडेंट इवेंट्स में जैसे बिना वापस रखे कार्ड निकालना, एक घटना का नतीजा दूसरे को प्रभावित करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जैसे 2 अलग-अलग सिक्के उछालना, एक के नतीजे का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। और इसे जांचने का एक बहुत ही आसान गणितीय तरीका है। अगर 2 घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता उनकी अलग-अलग प्रायिकताओं को गुणा करने के बराबर है, तो वो स्वतंत्र हैं, और अगर नहीं है तो वो डिपेंडेंट है। सिंपल। तो चलिए एक सवाल देखते हैं। 2 घटनाएं हैं। पहली कि पहले पासे पर कोई सम संख्या आए, दूसरी कि दोनों पासों का जोड़ 8 हो। क्या ये दोनों स्वतंत्र हैं? पहली नज़र में कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या पहले पासे पर सम संख्या आने से जोड़ 8 होने की संभावना पर कोई असर पड़ता है? चलिए इसे गणित से पता लगाते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, घटना A की प्रायिकता है 1/2 और घटना B की
5/36। अब अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो हमें मिलता है 5/72। लेकिन दोनों घटनाओं के एक साथ होने की जो असल प्रायिकता है वो है 1/12। क्योंकि 5/72 और 1/12 बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं, ये डिपेंडेंट हैं। अब हम कुछ और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो हमें मुश्किल सिचुएशंस को समझने में मदद करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम डेटा के साथ जासूसी करने वाले हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीनें हैं। हर मशीन कुल उत्पादन का एक अलग हिस्सा बनाती है, जैसा इस चार्ट में दिख रहा है। और एक और बात, हर मशीन में खराबी की दर भी अलग-अलग है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री से निकला कोई भी आइटम खराब होने की कुल संभावना क्या है, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये बस हर मशीन के प्रोडक्शन शेयर को उसकी खराबी की दर से गुणा करता है और फिर उन सबको जोड़ देता है। और इस केस में जब हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मिलता है 0.038 यानी 3.8%। ये है फैक्ट्री से निकले किसी भी एक रैंडम आइटम के खराब होने की कुल संभावना, जिसमें सभी मशीनों का योगदान शामिल है। और अब आता है बेस थ्योरम। ये हमें पीछे की तरफ काम करने की शक्ति देता है। मतलब अगर हमें एक खराब आइटम मिल गया तो बेस थ्योरम हमारी पुरानी जानकारी को इस नई जानकारी के साथ मिलाकर हमें ये बताता है कि इस आइटम के किस मशीन से आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये अब तक सीखी हुई सारी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। तो सब कुछ समेटने से पहले चलिए कुछ फटाफट सवालों के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि मुख्य कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए। ये रहा पहला सवाल। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। P ऑफ A और B को P ऑफ P से डिवाइड करना है, तो 0.2 को 0.5 से। जरा सोचिए, हाँ, उत्तर है 0.4। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि प्रोबेबिलिटी या संभावना सिर्फ कोई नंबर नहीं है। नहीं, ये हमारे ज्ञान का, हमारी जानकारी का एक पैमाना है। जैसे जैसे हमें और पता चलता जाता है, वैसे वैसे ये संभावनाएं पूरी तरह से बदल सकती हैं। और सच कहो तो यही बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतना पावरफुल और इतना दिलचस्प बनाती है।